हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल संपत पढ़ी एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर को शुरू किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था बच्चों, मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज कैसी क्या होती हैं, मैटर्स को हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने कैसे क्लासीफाई किया था, फिर मैटर को उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के हिसाब से कैसे क्लासीफाई किया गया था, मैटर कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है, हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। सो टुडे आज हम इसका पार्ट 2 वीडियो आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैटर और उसके स्टेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैटर को हमने क्या किया है, 3 स्टेट में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करके हमने मैटर को 3 स्टेट्स में क्लासिफाई किया है। आज उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, a substance is said to be solid if it possesses a definite volume and definite shape। एक सब्सटेंस को हम सॉलिड कब कहते हैं, जब उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और उसका एक डेफिनेट शेप होता है, एक निर्धारित आकार होता है और एक निर्धारित वॉल्यूम होता है, उसको हम सॉलिड कहते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, मतलब दो मॉलिक्यूल्स में, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में ज्यादा देखने को मिलता है, उसीलिए सॉलिड का जो बॉडी होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, दैट इज रिजिड, because particles have strong intermolecular force of attraction। तो वो बिल्कुल एक दूसरे के पास रहते हैं, उनके अंदर उतने स्पेसेस नहीं होते। So substance is said to be solid if it possesses definite volume and definite shape। Example: sugar, rock, table, gold, iron। ये सब क्या है? ये सब solid है because it has definite shape, definite volume and definite mass। इस तरीके से तो solids the constituent particles are held very close to each other। तो solid में जो constituent particles होते हैं ना, वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होते हैं। क्यों क्लोज होते हैं? क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो बिल्कुल क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर उतना गैप नहीं होता, एंड आर held to close each other in an orderly fashion and there is not much freedom of movement। मतलब वो लोग इतने स्ट्रांगली एक दूसरे के पास रहते हैं कि उनके पास बिल्कुल कोई फ्रीडम नहीं होता कि वो बाहर भी और रैंडम मूवमेंट दिखा सके, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उसीलिए वो और मूवमेंट नहीं दिखा पाते, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, स्पेसेस उतने नहीं होते, तो स्पेसेस उतने नहीं होते तो वो उतने मूवमेंट नहीं दिखा पाते हैं, तो इसीलिए इनको सॉलिड कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिक्विड के बारे में। दिस इज द सेकंड स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम लिक्विड कहते हैं। और लिक्विड ऐसे सब्सटेंस होते हैं इफ इट पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। देखिए, लिक्विड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, उनका डेफिनेट शेप नहीं होता। इट मींस व्हाट, कि उसको जिस कंटेनर में भर दिया जाए उसको उस कंटेनर का शेप ले लेगा। जैसे आपने लिक्विड को एक बोतल में भरा, लिक्विड एक बोतल का शेप ले लेगा। आपने लिक्विड को ग्लास में भरा, उसका शेप ले लेगा। आपने उसको किसी वेसल में भरा, वो उसका शेप ले लेगा। तो लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इट मींस व्हाट, 1 लीटर ऑफ लिक्विड आप अगर बोतल में भरोगे तो 1 लीटर रहेगा, आप किसी वेसल में भरोगे तो 1 लीटर होगा, 2 लीटर तो नहीं होगा ना। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि लिक्विड का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। उनको जिस वेसल में, जिस कंटेनर में भरा जाए उसका शेप वो लोग ले लेते हैं। एग्जांपल है वाटर, मिल्क, पेट्रोल, ऑयल, मर्क्यूरी, अल्कोहल। ये सब क्या है, ये सब लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। ये मिल्क क्या है, ये लिक्विड का एग्जांपल है। देखिए, उनको जिस वेसल में भरेंगे वो उस वेसल का शेप ले लेंगे, तो उनका क्या रहता है, डेफिनेट शेप नहीं रहता, लेकिन उनका डेफिनेट वॉल्यूम जरूर रहता है। Okay, so in liquids the particles are close to each other but they can move around। देखिए, अगर हम सॉलिड के साथ कंपेयर करें तो लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो कम होता है, मिनिमम।
एज कम्पेयर टू सॉलिड। उसीलिए लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े फ्री होते हैं और वो मूव कर पाते हैं, क्योंकि वो फ्लो कर पाते हैं। उसीलिए लिक्विड को हम क्या कहते हैं, लिक्विड आर कॉल्ड फ्लूइड। उसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं, उसलिए उनको क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। लिक्विड को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। वो फ्लो कर पाते हैं, उसलिए उनको फ्लूइड कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं गैस के बारे में। गैस क्या होता है? A substance is said to be a gas if it neither possesses a definite volume nor a definite shape. याद रखिए, गैस एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है, ना उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना उसका डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट वॉल्यूम मतलब क्या? उसको अगर मैं रूम के अंदर भी छोड़ूंगा गैस को, तो वो बिल्कुल रूम का स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। अगर मैं उसको सिलेंडर में भर के रखता हूँ तो सिलेंडर का स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। अगर मैं उसको अगर कंप्रेस करके अगर बैलून में भर के रखता हूँ तो बैलून का शेप ले लेगा। इसका मतलब क्या है, उसको जिस कंटेनर में भरा जा रहा है वो उस कंटेनर का शेप ले रहा है, तो उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ओके, और उसके साथ साथ उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। मतलब अगर हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस को भी रिलीज करेंगे रूम के अंदर, तो वो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है उनके पार्टिकल्स के अंदर, तो वो दूर दूर तक फैल जाएंगे और पूरे रूम का स्पेस जो है वो ऑक्युपाई कर सकते हैं। वो इनके अंदर इतना पावर रहता है। तो इस हिसाब से जो सब्सटेंस गैस उन्हें कहते हैं जिनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता लेकिन डेफिनेट शेप होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, ये सब क्या है, ये सब गैसेस है। देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग गैसेस को क्लासिफाइड करते हैं। एंड इन गैसेस मैटर द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज आर प्रेजेंट इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट। देखिए, मान लीजिए गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर रहते हैं। पार्टिकल्स के बीच में बहुत गैप होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लेकिन सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड में खास करके ज्यादा करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में सॉलिड से कम होता है, और गैसेस में सॉलिड और लिक्विड से नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कम होता है। मतलब उनमें स्पेस ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कम होगा तो स्पेस ज्यादा होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्पेस कम होता है। तो उसीलिए जो गैसेस हैं वो गैसेस फ्रीली रैंडमली मूव कर पाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। इस हिसाब से वो आराम से क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं गैसेस। सो स्टेट्स ऑफ मैटर, देखिए हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे क्लासिफाई किया, हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के हिसाब से क्लासिफाई किया। अभी मैंने उनके प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बताया, मैंने आपको सॉलिड किसे कहा जाता है, लिक्विड किसे कहा जाता है, गैस किसे कहा जाता है। अब हम उनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले वी विल बिगिन विद सॉलिड्स। सॉलिड्स के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। याद रखिए, सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है और उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। मतलब क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहते हैं, वो बिल्कुल रिजिड फॉर्म में रहते हैं। मतलब उनके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन वो अपना शेप कभी चेंज नहीं करते, उसीलिए उनको ब्रूटल कहा जाता है, रिजिड कहा जाता है सॉलिड को। तो सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। तो मैंने क्या बोला, ये देखिए सॉलिड है, इस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है ना वो देखिए कितने मिनिमम है, स्पेसेस ही नहीं है बल्कि, मतलब इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है ना वो बिल्कुल कम है सॉलिड में। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है, उसलिए वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं, तो उसीलिए वो उतना फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाते, वो फ्रीली मूव ही नहीं कर पाते। एंड दे आर लीस्ट कॉम्प्रेसिबल, मतलब उनको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता, उनको दबाया नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, इसलिए उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो काफी कम होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है काफी कम होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स बाय देयर ओन। अगर दो अलग अलग पार्टिकल्स अपने आप अगर घुल मिल जाएं तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो होता है ना, किसके केस में,
सॉलिड के केस में बहुत कम होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल से फ्री नहीं होते मूवमेंट करने को, उसीलिए यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है और वो डिफ्यूजन शो नहीं कर पाते, रेट ऑफ डिफ्यूजन उनमें ज्यादा नहीं होता। अब देखिए, नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। लिक्विड्स का डेफिनाइट शेप नहीं होता, लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिक्विड को मैं कोई भी वेसल में रखूंगा, कोई भी चीज में भरूंगा, बोतल में भरूंगा, वेसल में भरूंगा, तो वो उसका शेप एक्वायर कर लेगा। तो उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, उसीलिए वो सबका शेप एक्वायर कर लेता है जिसमें उसको भरा जाता है लिक्विड को। लेकिन लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर 1 लीटर ऑफ लिक्विड तो 1 लीटर ही रहेगा, वो 2 लीटर्स नहीं होगा, इस तरीके से। सो शेप ऑफ द कंटेनर, तो जिस कंटेनर में उसको भरा जाता है वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। एंड द शेप बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। तो शेप जो होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, वो इंटरमीडिएट होता है। और उस तरीके से जो स्पेस होता है बिटवीन पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। स्पेस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्पेस है। तो मैंने देखा, मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उसीलिए उनके बीच में स्पेस होता है, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट स्पेस बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट स्पेस जो होता है पार्टिकल्स में, ये दिखाई देता है लिक्विड के केस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस के से कंपेयर किया जाए तो सॉलिड में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड में उससे कम होता है। तो थोड़े पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड फ्री होते हैं मूव करने को। तो गैसेस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाता है। और द मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। तो इनमें पार्टिकल्स का मूवमेंट भी होता है। लिक्विड में थोड़े पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ थोड़ा स्पेस बना के रखते हैं, तो इजीली उनमें मूवमेंट भी दिखाई देता है। एंड दे आर लेस कंप्रेसिबल, और उनको दबा नहीं जा सकता, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। और देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। तो सॉलिड से ज्यादा उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से ज्यादा होता है। मैंने क्या बताया था, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स बाय देयर ओन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड के केस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट गैसेस। हम अब गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं गैसेस में। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। गैसेस में ना डेफिनेट शेप होते हैं, ना गैसेस के डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। मतलब गैसेस का डेफिनेट शेप होता है लेकिन ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मतलब गैसेस को हम लोग जिस एरिया में रिलीज करेंगे वो पूरे एरिया को, पूरे उसके स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा गैस, और उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। मतलब हम उसको जिस कंटेनर में भरेंगे वो उस कंटेनर में उसको कंप्रेस करके हम भर सकते हैं। मतलब उसको अगर हम सिलेंडर में भरेंगे, जैसे एलपीजी आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आता है हमारे घर में, सिलेंडर उसमें भर के लाया जाता है, इतना अमाउंट में गैस होता है, उसके यूजेस के ऊपर है वो कब तक टिकेगा। तो उस हिसाब से हम लोग गैसेस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, गैसेस में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना वो ज्यादा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल्स है, अब यहाँ पे एक पार्टिकल्स है, तो इनके बीच में कितना ज्यादा स्पेस है। तो इस तरीके से उसीलिए तो वो इतने वाइड एरिया को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। उनका कोई फिक्स शेप, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, उनको जिसमें भरा जाए उनका शेप ले लेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स के अंदर जो गैप होगा ना वो मैक्सिमम होगा, स्पेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम होता है, वो कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। और जो मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मैक्सिमम होता है। एंड दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, मतलब उनको ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, उनको ज्यादा दबा के रखा जा सकता है। उसीलिए तो इतने वाइड गैसेस को ज्यादा प्रेशर के अंडर हम लोग सिलेंडर में भर के रखते हैं। तो इनको क्या किया जा सकता है, वाइडली कंप्रेसिबल, मतलब इतने ज्यादा, मतलब ज्यादा अमाउंट के गैसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल यूनिट एरिया में उसको कंप्रेस करके हम रख सकते हैं, उसको हम वहां भर के रख सकते हैं। क्योंकि इनके अंदर क्या है, देखिए इनके पार्टिकल्स के अंदर कितना गैप है,
तो उस हिसाब से उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन वो कहाँ देखा जाता है, गैसेस में देखा जाता है, एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। अगर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के साथ कंपेयर किया जाए तो गैसेस में सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन देखा जाता है। डिफ्यूजन क्या है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स बाय देयर ओन, उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो बताया था कि जो पार्टिकल्स के बीच में गैप होते हैं वो तीनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बीच में, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए सॉलिड में देखिए पार्टिकल्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ पैक्ड होके हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैक्ड होके हैं, मतलब इनके बीच में बिल्कुल गैप ही नहीं देखा जा रहा। देखिए पार्टिकल्स जो पैक्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर लिक्विड के केस में देखेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े दूर में है। पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से दूर में है, बिल्कुल एक दूसरे से दूर में है पार्टिकल्स। और गैसेस के केस में देखेंगे पार्टिकल्स देखिए एक दूसरे से बिल्कुल बहुत डिस्टेंस में। तो एज कंपेयर टू सॉलिड यहाँ पे थोड़ा गैप है, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा ज्यादा गैप है। अब गैसेस में देखिए इन दोनों के कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस में सबसे ज्यादा यहाँ पे हमको पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हुए दिख रहे हैं इस तरीके से। तो ये देखिए ये है सॉलिड, इसमें बिल्कुल पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। उसके बाद है लिक्विड जिसमें पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप भी है, कुछ स्पेसेस नजर आ रहा है। और यहाँ पे गैस, सबसे ज्यादा स्पेसेस किसी के पार्टिकल्स के बीच में होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेसेस होते हैं। तो ये होता है सॉलिड। सॉलिड एक प्लेट आप देख सकते हैं, लिक्विड बीकर में पानी लिया गया है कुछ, और बैलून में जैसे गैस भरा जाता है, दीज आर गैसेस। और गैसेस रैंडमली मूव करते हैं। इन द प्रीवियस एंड इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट जो गैसेस होते हैं उनमें रैंडमली मूवमेंट होता है। ओके वो इस एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट दिखाते रहते हैं। इनमें भी कुछ मूवमेंट होगा। टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स टूटना शुरू करेंगे, पार्टिकल्स हिलना शुरू करेंगे अपने फिक्स्ड पोजीशन से और रैंडमली मूव करना शुरू करेंगे। तो इस हिसाब से टेम्परेचर देने से वो क्या करते हैं, अपने स्टेट्स को चेंज करते हैं। देखिए नाउ विल डिस्कस अबाउट चेंज ऑफ स्टेट। हम लोग चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब एक सॉलिड को हम हीट करते हैं इट चेंजेस इनटू लिक्विड। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एक आइस क्यूब लेंगे फॉर एग्जांपल, और उसको अगर हम जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे बाहर निकाल के हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो क्या होता है, उसको कुछ हीट प्रोवाइड हो रहा है क्योंकि वो ठंडी जगह से गर्म जगह को आया। तो कुछ टेम्परेचर जब हम देते हैं ना तो एक सॉलिड क्या होता है, मेल्ट हो जाता है लिक्विड में। एंड व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। और जब लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में चेंज होता है। तो ये इफेक्ट ऑफ क्या है, टेम्परेचर है। जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं कोई भी सॉलिड को तो वो लिक्विड में चेंज होता है। और लिक्विड को अगर हमने कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है। तो इस तरीके से चेंजेस इन स्टेट देखे जाते हैं। तो व्हेन अ गैस इज कूल्ड, फिर अगर हम गैस को ठंडा करते हैं तो लिक्विड में चेंज होता है। और जब लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं तो सॉलिड में चेंज होता है। जैसे कि आप देखिए कि जैसे कि वाटर वेपर है, वाटर वेपर जब वाटर वेपर क्या करेगा, वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, तो जितना एल्टीट्यूड बढ़ते जाएगा उतना टेम्परेचर घटते जाता है। तो ऊपर जाकर वो कूल डाउन होगा, कूल डाउन होकर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वो नीचे बारिश होगा। अब वो जो बारिश का पानी है वो लिक्विड के फॉर्म में है। अब उसको अगर हम फ्रिज में रख देते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में खास करके, वो तो क्या होता है, वो जब फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जाता है तो वो सॉलिड में चेंज होता है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैसेस स्टेट में चेंज होगा। अब जब गैसेस को अगर कूल करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होंगे। अब लिक्विड को जब कूल करेंगे तो वो आइस में चेंज हो जाएंगे, जो कि सॉलिड फॉर्म होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर। जब आइस को हम हीट करते हैं तो लिक्विड वाटर में चेंज होते हैं। इफ वाटर इज हीटेड, जब वाटर को हीट करते हैं तो ये इसमें स्टीम में चेंज होता है, जिसको हम वाष्प कहते हैं। स्टीम में धुआं, मतलब हम लोग का जो वाष्प होता है, वेपर होता है, उसमें चेंज होता है। एंड इफ स्टीम इज कूल्ड, जब स्टीम को ठंडा करते हैं तो वाटर में चेंज होता है, और जब वाटर को ठंडा करते हैं तो वो आइस में चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं कन्वर्सन, स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में चेंजेस। जब सॉलिड स्टेट को हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड स्टेट को हीट करेंगे तो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। जब गैसेस स्टेट को हम कूल करेंगे तो लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, और लिक्विड स्टेट को कूल करने से सॉलिड स्टेट में चेंज होगा।
तो इस तरीके से हीटिंग और कूलिंग करने से हमको क्या होता है, हम लोग को देखा जाता है कि मैटर के स्टेट्स में चेंजेस नजर आता है। अब यहाँ पे आइस देख सकते हैं आप, ये आइस है, ये आइस क्यूब्स है। जब इनको हमने हीट किया तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो आइस क्यूब सॉलिड फॉर्म में होता है, तो जब हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो ब्रेक होता है। हीट के कारण वो अपने फिक्स पोजीशन से रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं, बिखरना शुरू कर देते हैं। तो बिखरते ही पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोज टुगेदर होते हैं, वो वहां से बिखरते ही शुरू करते हैं मेल्ट होना। मेल्ट होते ही वो लिक्विड में चले जाता है। ये इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में देखिए स्पेस क्रिएट हो जाता है। जब वो लिक्विड में चले जाते हैं हीट करने से, इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस क्रिएट हो जाता है। और अब ये पार्टिकल्स फास्टर मूव कर रहे हैं, अब एक दूसरे से काफी दूर में है, और जब इनको फिर हीट कर देंगे हम लोग क्या हो जाएंगे, और ये गैसेस स्टेट में चले जाएंगे। तो गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स देख सकते हैं कितने दूर दूर में है पार्टिकल्स, गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स कितने दूर में है। So the particles are far apart and move very quickly and randomly. तो वो धीरे धीरे करके स्टीम में चेंज हो जाएंगे। किसमें चेंज हो जाएंगे, स्टीम में। तो इस तरीके से जब हम आइस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ब्रेक होता है और आइस फ्री होते हैं और इजीली रैंडमली मूव करना वो शुरू करते हैं, मेल्ट होकर लिक्विड में चले जाते हैं। अब जब लिक्विड को हम हीट करते हैं उनके पार्टिकल्स फिर फास्टर मूव करते हैं और वो किस में, गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। तो गैसेस में आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच में कितने गैप होता है, कितना ज्यादा गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में, कितना ज्यादा स्पेस होता है कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो उसीलिए तो गैसेस का ना ही डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। लेकिन सॉलिड में डेफिनेट शेप भी होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, सॉलिड रिजिड होता है क्योंकि इट हैज नॉट द एबिलिटी टू फ्लो, इसके पास फ्लो करने की एबिलिटी नहीं होती क्योंकि वो कॉम्पैक्ट रहता है ना, इट कांट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर पाता। लेकिन जब लिक्विड के केस में देखा जाए तो लिक्विड के बीच में पार्टिकल्स के बीच में होते गैप नहीं रहते, लिक्विड्स कैन फ्लो, दैट्स व्हाई लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स, इसलिए लिक्विड्स को हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। लेकिन बाद में अगर हम गैस में देखेंगे, गैस भी फ्लो करते हैं, हम लोग एयर देखते हैं ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस और गैस फ्लो कर रहे हैं, हम उसको फील कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हमको देखने को मिलता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये आइस है, पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास है, लेकिन यहाँ पे देखो वाटर के टाइम में पार्टिकल्स एक दूसरे दूर हो गए, बॉइलिंग जब किया और दूर हो जाते हैं, बॉइलिंग करने से और हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते ही टेम्परेचर देते ही वो पार्टिकल्स अपने नॉर्मल पोजीशन से हिलना शुरू करते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और वो स्टीम में चेंज हो जाते हैं। सो अभी बच्चों हम लोग डिस्कस करें कि मेल्टिंग क्या होता है, व्हाट डूइंग द मेल्टिंग। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज होते हैं जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं या फिर हम उसको कूल करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग के बारे में। तो मेल्टिंग भी वही फेनोमेना से ही रिलेटेड है। देखिए व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, जब एक सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं, जब इस सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक सॉलिड के वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। मान लीजिए पार्टिकल्स यहाँ पे सॉलिड में बिल्कुल एक दूसरे के पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, जब उनको हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स क्या होगा, एक जगह से मूवमेंट करना शुरू करेगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा स्पीडली एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली, और इतना वाइब्रेट करेगा कि बाद में वो फ्रीली फिर मूव करने लगेगा। देन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, फिर ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे सारा का सारा सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जहां पे सारा का सारा सॉलिड जो होगा वो मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाएगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एंड द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। तो उसी प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। तो ये मेल्टिंग क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे एक सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड आल्सो इट इज कॉल्ड फ्यूजन, इसको फ्यूजन भी कहा जाता है। एंड द टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो वो डेफिनेट टेम्परेचर जहां पे एक सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डेफिनेट टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस का, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है,
लेटेंट का मतलब ही होता है, याद रखिएगा, हिडन। लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन। Latent heat of fusion, the amount of heat energy required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। देखिए हम लोग सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो जब हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज तो हो जाता है, जैसे आइस वो वाटर में चल जाएगा, लेकिन उसका जो टेम्परेचर रहेगा वही रहेगा। उसको हीट करने के बावजूद भी उसके टेम्परेचर में कुछ चेंजेस नहीं आती। लेकिन हमने तो हीट किया था ना उसको, उसका टेम्परेचर कहाँ गया? देखिए उसका टेम्परेचर सारा का सारा यूज हो गया किस में? उसके स्टेट को चेंज करने में। उसके स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड बनाने में ही सारा का सारा टेम्परेचर यूज हो गया। उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट, वो हीट जो है ना वो एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो गया, तो सॉलिड इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितना हीट एनर्जी हमको चाहिए कि हम लोग 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर पाए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसके मेल्टिंग पॉइंट में उसको कन्वर्ट करने में, किस में? लिक्विड में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देख सकते हैं हम एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि मतलब एक जो हम लोग का जो लिक्विड होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद उसमें हम लोग उसको रख के टेम्परेचर नोट करने की कोशिश करते हैं। तो मर्क्यूरी हमको रीडिंग बताता है कि कितना टेम्परेचर है करके। तो मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस में वो क्या होता है? मेल्ट होकर 273 केल्विन में सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट बॉइलिंग। जैसे कि अभी हमने मेल्टिंग के बारे में पढ़ा था बच्चों, अभी हम बॉइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। बॉइलिंग क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो मेल्टिंग तो हमने सीखा कि क्या होता है कि सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। अब बॉइलिंग क्या होता है? देखिए बॉइलिंग व्हेन लिक्विड इज हीटेड। बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई लिक्विड को हीट करते हैं, इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं ना, उसके पार्टिकल्स और फास्टर मूव करने लगते हैं, और फास्टर मूव करेंगे। एंड देन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू गैस। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जहां पे लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा और वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। क्या बोला गया है कि जब एक लिक्विड को हम हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं। मैंने से बोला सॉलिड को हीट करने से वो पहले फिक्स पोजीशन में रहते हैं, फिर धीरे धीरे पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ब्रेक होता है और वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से जब हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं उसके पार्टिकल्स भी और फ्रीली मूव करना शुरू करते हैं, उनको टेम्परेचर मिलता है, तो उनके पास कौन सी एनर्जी आती है? मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि ऑब्जेक्ट में कब होती है? जब वो मोशन में होता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बॉइलिंग क्या एक बल्क फेनोमेना है। एंड व्हेन ए लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। तो जब भी लिक्विड बॉयल होता है तो लिक्विड जो होता है ना वो वेपर में चेंज हो जाता है। बॉयल होने से, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा गैप होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, वो गैसेस स्टेट में चेंज होंगे, तो वेपर बन के वो क्या होंगे? एटमॉस्फेयर में जाएंगे। सो द टेम्परेचर एट व्हिच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पे लिक्विड बॉइलिंग करना शुरू होता है, मतलब उबलना शुरू होगा, बॉयल होना शुरू होगा, वेपर स्टेट में चेंज होना शुरू होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। तो जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, हमने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस देखा था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम पढ़ रहे हैं, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होगा? 273 केल्विन प्लस 100 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कहते हैं? 273 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस को क्या कहेंगे? अगर 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन कहते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहेंगे? दैट्स इक्वल टू क्या? 273 प्लस 100, दैट्स इक्वल टू 373 केल्विन। तो याद रखिए 373 केल्विन या फिर जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है?
लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जहां पे लिक्विड क्या होता है, वेपर स्टेट में चेंज होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस। एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो चाहिए कि हम लोग क्या कर पाए, हीट एनर्जी को, मतलब इतना हीट एनर्जी सप्लाई कर पाए एक लिक्विड को कि वो किसमें चेंज हो पाए, वेपर में चेंज हो पाए। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमको चाहिए कि हम लोग 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब जो लिक्विड होगा वो गैस में कन्वर्ट होगा। 1 kg लिक्विड को हमको गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो टेम्परेचर की जरूरत है, हमको जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए, और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट व्हिच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक टेम्परेचर जहां पे लिक्विड बॉइल करना शुरू होगा, लिक्विड बॉइल करना शुरू होगा, उबलना शुरू होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इट मींस टू 373 केल्विन। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आइस का? मैंने आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इज 273 केल्विन। और ये 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन। याद रखिएगा, लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। मतलब एक स्टेट को जब चेंज करने के लिए हम जो हीट अप्लाई करते हैं, तो हीट क्या होता है, सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाता है, उसको यूज हो जाता है उसको स्टेट चेंज करने में। मतलब जैसे कि गैस से हमने क्या किया, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, हमने मेल्टिंग किया, लिक्विड से हम गैस में चेंज कर रहे हैं, तो वेपोराइजेशन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो लेटेंट हीट होता है ना, हिडन हीट, वो क्या करता है, स्टेट को चेंज करने में यूज हो जाता है, तो वो और उसके ऊपर इफेक्ट और नहीं डाल पाता, तो उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमने डिस्कस किया था, लेटेंट हीट उसे ही कहते हैं। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि एक बीकर में हमने पानी लिया और हमने पानी को हीट किया, तो हमने देखा कि एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि हमने यहाँ पे थर्मोमीटर भी एक यूज किया है, हमने यहाँ पे थर्मोमीटर भी यूज किया, आप देख सकते हो लैबोरेटरी थर्मोमीटर, हमने यहाँ पे थर्मोमीटर यूज किया। तो थर्मोमीटर को जब हमने इसके अंदर इमर्ज करके रखा और यहाँ से जब हमने हीट यहाँ पे पास किया, तो थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी है ना वो मूव करेगा। तो हम देखेंगे कि हम ऑब्जर्व करेंगे ये कि कितने टेम्परेचर पे एक लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। तो वो जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का होता है मैंने आपको बताया, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इक्वल टू 373 केल्विन, क्योंकि 373 केल्विन होता है। देखिए, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मोशन, आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर मोशन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। देखिए, ये सॉलिड है, ये सॉलिड के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्लोज हुए हैं। जब इनके ऊपर, ये कोल्ड है तो एक दूसरे के साथ क्लोज है, लेकिन जब इनको हॉट किया गया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया, देखिए इनके बीच में बिल्कुल करीब थे, इनके बीच में गैप आ चुका है और ये लोग मूव करना शुरू कर चुके हैं। इनके बीच में कितना गैप आ चुका है और मूव करना शुरू कर चुके हैं। लिक्विड का भी वही हाल है। देखिए, इनके बीच में तो स्पेस है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन यहाँ पे जब उनको हॉट किया जाता है, जब उनको हीट किया जाएगा और ये हॉट होंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये देखिए इनके बीच में कितने सारे गैप हैं, इनके बीच में कितना सारा गैप आ चुका है। तो इस तरीके से जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मोशन में आ जाते हैं, पार्टिकल्स वाले मोशन में आ जाते हैं। तो जब मोशन में आएंगे, उनका पोजीशन छोड़ेंगे, तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है और वो अलग स्टेट में चेंज हो जाता है। तो सब्लिमेशन किसे कहा जाता है? सब्लिमेशन, नाउ विल डिस्कस अबाउट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसे कहा जाता है? देखिए, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब उनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या होता है कि सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं एंड नॉट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को नहीं जाते, डायरेक्टली सॉलिड से गैस को चेंज हो जाते हैं, उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। एक सॉलिड कैंपर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड। जब सॉलिड कैंपर या अमोनियम क्लोराइड को हम हीट करते हैं, तो देखिए इस फनल के वॉल्स में आके वो चिपक गए, तो इससे क्या है,
लिक्विड स्टेट में है क्या ये? नहीं, ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो रहे हैं। इस तरीके से देखिए, हम जब अमोनियम क्लोराइड को लेंगे, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे सेंटर हो जा रहा है। एक चाइना डिश लिया हमने, नीचे से हीट किया इसको, अमोनियम क्लोराइड लेके, तो जब ये क्या होगा, हीट करेंगे, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। सब्लिमेशन क्या है? चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस में चेंज करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से सब्लिमेशन होता है। अब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। गैसेस में प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? देखिए, when pressure is applied on a gas the particles come closer and changes into liquid। देखिए, हम जब गैसेस में प्रेशर अप्लाई करते हैं, आप देख सकते हो कि ये गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, देखिए उनके बीच में स्पेसेस है। अब हमने इस पिस्टन को क्या किया, इसको जब मैंने प्रेस किया तो ये जो पार्टिकल्स थे ना, इनमें जो गैप था, इन पार्टिकल की जो स्पेस था, अब देखो कितने क्लोज आ चुके हैं, अब कितने क्लोज आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जब हम प्रेशर ज्यादा दे देते हैं एक गैस को, जब हम प्रेशर ज्यादा सप्लाई करते हैं, प्रेशर ज्यादा सप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं। प्रेशर ज्यादा देंगे, टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे, टेम्परेचर को घटा देंगे, प्रेशर ज्यादा देंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। याद रखिए, जब हम एक गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो वहां पे हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जो कॉम्प्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। इस तरीके से ड्राई आइस फॉर्मेशन होता है। याद रखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। जब हम प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं, इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो प्रेशर रिड्यूस कर देने से डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट को नहीं आता। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। तो हम लोग कैसे करके एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? जब हम उसका प्रेशर बढ़ा देंगे और टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, एलपीजी जो सिलेंडर आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हमारे घर को आता है, किचन में हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो इस तरीके से लिक्विफाई करके गैसेस को इसके अंदर भरा जाता है, मतलब प्रेशर बढ़ा दिया जाता है और टेम्परेचर घटा दिया जाता है। इस तरीके से होता है। देखिए, इंटर कन्वर्सन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों स्टेट्स कैसे करके इंटर कन्वर्सन हुए हैं। यहाँ पे इंटर कन्वर्सन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। मैंने बताया पहले भी कि स्टेट्स ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या करके? हीट देके भी हम लोग चेंज कर सकते हैं और हम लोग कूल करके भी उनको चेंज कर सकते हैं। सो स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। तो ही जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हम लोग टेम्परेचर ज्यादा देके भी उनको चेंज कर सकते हैं और प्रेशर ज्यादा डाल के भी उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सॉलिड है, अब सॉलिड को हमने ज्यादा टेम्परेचर दिया तो फ्यूज हुआ इसमें लिक्विड में। अब लिक्विड को हमने ज्यादा टेम्परेचर दिया तो क्या हुआ? वो वेपोराइज हो गया इसमें, गैस में। अब सॉलिड टू गैस चेंज होना, उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। या गैस टू सॉलिड चेंज होना, उसको कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। देखिए, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ सब्लिमेशन का। कैम्फर जो होता है वो क्या होता है? एग्जांपल क्या है सब्लिमेशन का? मतलब क्या होता है? कैम्फर डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज होता है। नैप्थलीन बॉल्स जो हम अपने घर में यूज करते हैं वो भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज होता है। लेकिन मतलब आप देख सकते हैं जो हेल्स होते हैं, हेल्स, HILS, हेल्स, जो कि कभी कभार क्या होते हैं, फुल कॉन्डेंस नहीं होके डायरेक्टली हमारे प्रेसिपिटेशन के साथ, मतलब बारिश के साथ जो गिरते हैं, हिल्स, पत्थर जैसे, वो क्या होते हैं? वो डायरेक्टली क्या है? वो डायरेक्टली गैसेस से सॉलिड में चेंज हो रहे हैं। तो चाहे सॉलिड से गैस में चेंज होना, उसको भी सब्लिमेशन कहा जाता है। गैसेस से सॉलिड में चेंज होना, उसको भी सब्लिमेशन कहा जाता है। अब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, उसको क्या कहा जाता है? सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। और लिक्विड से गैसेस से लिक्विड में चेंज होना, उसको कंडेंसेशन कहा जाता है। तो ये है इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों फैक्टर्स ही रोल इसमें प्ले करते हैं। क्या करने के लिए? स्टेट्स के बीच में चेंजेस लाने के लिए। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में इस तरीके से इंटर कन्वर्शन होता है।
अब हम डिस्कस करेंगे इवापोरेशन के बारे में। आप क्लास 6-7 से इवापोरेशन के बारे में पढ़ते आए हो। इवापोरेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। एक लिक्विड क्या होता है, वेपर में चेंज जाता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो कोई भी टेम्परेचर में, सॉरी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। मान लीजिए एक लिक्विड को हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया, तो एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम कोई भी टेम्परेचर में अगर एक लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा, उसको हम इवापोरेशन कहेंगे। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको इवापोरेशन कहेंगे। तो इवापोरेशन क्या है, सरफेस फेनोमेना है। सरफेस फेनोमेना मतलब क्या, अभी जैसे कि मैंने एक बोतल पानी लिया और उसको मैंने फर्श पे डाल दिया, एक बोतल पानी को मैंने फर्श पे डाल दिया और सन का स्कॉर्चिंग हीट है, तो इजीली और कुछ टाइम बाद मैं वहां पे जाऊंगा, देखूंगा कि वहां पे और पानी नहीं रहेगा, क्योंकि वो सरफेस से क्या होगा, एब्जॉर्ब होके क्या एटमॉस्फेयर में वेपर बन के जा चुका है। तो इस तरीके से तो इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं ना सरफेस में वो एनर्जी गेन करते हैं, और पार्टिकल्स को लिक्विड स्टेट में होते हैं अभी, तो एनर्जी गेन करने से उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ब्रेक होता है और डायरेक्टली वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन देखिए, इवापोरेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। देखिए जब हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, आपने कभी चाय पिया है, कप और प्याली दोनों में हमको चाय सर्व किया जाता है, तो कभी कभार लोग देखना वो जो प्लेट होता है ना उसमें चाय पीते हैं, चाय को ढाल देते हैं प्लेट में और उसमें पीते हैं। तो चाय को जो प्लेट में डाला जाता है उससे क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी उतना बढ़ेगा। आपने देखा होगा मम्मी जब कपड़े सुखाती हैं तो उनको स्प्रेड करके सुखा देती है, स्प्रेड करके सुखाती हैं, उसका मतलब क्या, सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, इस तरीके से। तो उसके साथ साथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। और हम लोग अगर गर्मी बढ़ा देते हैं तो भी चीज जल्दी सूखता है, तो इसका मतलब क्या है कि इवापोरेशन और फास्ट हो जाता है जब टेम्परेचर ज्यादा हो। टेम्परेचर आप एक चीज को ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो इवापोरेशन और फास्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो, जैसे कि मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, नॉट वाटर वेपर, वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो मान लीजिए एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, तो क्या इवापोरेशन और हो पाएगा, क्या एटमॉस्फेयर और वाटर को होल्ड कर पाएगा, क्या नहीं करेगा, तो उसीलिए इवापोरेशन नहीं होता। अब इवापोरेशन नहीं होता तो जो बॉडी से स्वेटिंग वगैरह भी होती है, पसीना जो निकलता है बॉडी से वो भी सूखता नहीं है, तो थोड़ा चिपचिपापन महसूस होता है, इरिटेट महसूस होता है। तो याद रखिएगा ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर है कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होता है। उसके बाद इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। अगर विंड स्पीड ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा। याद रखिए अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा, विंड स्पीड ज्यादा होगा रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि ज्यादातर ना सरफेस में इवापोरेशन काम करता है। सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी इवापोरेट होते हैं, क्योंकि ज्यादा हीट वहां आएगा सरफेस में, तो सरफेस फेनोमेना है, क्योंकि इवापोरेशन मैंने बताया, तो सरफेस के ज्यादा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इवापोरेट होते हैं। तो ये है रेट ऑफ इवापोरेशन जो हमने डिस्कस किया। तो इवापोरेशन आप देख सकते हो इस तरीके से, हीट होगा तो हीट होने से क्या होगा, जो लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा और वो क्या होंगे, वो गैसेस स्टेट में चेंज होंगे और एटमॉस्फेयर में वो मूव कर जाएंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे बताइए हाई एनर्जी है इवापोरेशन का, मीडियम एनर्जी जो कि क्या करता है, वाटर अपने मॉलिक्यूल्स को अपने पास लाने की कोशिश करेगा, और नीचे लोअर एनर्जी होता है। तो जो सरफेस होता है ना वहां पे इवापोरेशन ज्यादा देखने को मिलता है। अब इवापोरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है, इवापोरेशन कैसे कूलिंग करता है, देखिए कि व्हेन ए लिक्विड इवापोरेट, जब एक लिक्विड इवापोरेट होता है ना तो अपने साथ साथ बहुत सारे लिक्विड क्या करता है, हीट पार्टिकल्स को अपने साथ साथ एब्जॉर्ब करके भी वो ले जाता है।
When a liquid evaporates, the particles of liquid absorb heat from the surrounding and evaporate. देखिए जब भी लिक्विड इवापोरेट होता है तो अपने आसपास का जो हीट होता है ना, पार्टिकल्स अपने सराउंडिंग का जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो जाता है। कभी कभार आपने देखिए जब कोरोना का टाइम चल रहा था, हम क्या करते थे, सैनिटाइजर यूज करते थे। हम अपने हाथों में सैनिटाइजर क्या करते थे, हाथों में रब करते थे, किसी को अगर छू लेते थे तो कुछ। तो जब हम सैनिटाइजर क्या करते थे, स्प्रे करते थे हमारे हाथों में, आपको थोड़ा कूलिंग लगता था, उस एरिया को, वो जो एरिया थोड़ा ठंडा लगता था। जब हम नेल पॉलिश वगैरह भी अपने हाथ में डालते हैं तो ठंडा लगता है, क्योंकि क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस एरिया का हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या करेगा, वेपर बन के वेपर में मतलब एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। तो उस एरिया का जितने एरिया में उसको हमने स्प्रे किया वहां का हीट एब्जॉर्ब करके वो जा चुका है, तो उसीलिए हमको कूलिंग इफेक्ट देता है। सो द सराउंडिंग बिकम्स कूल। तो उसी लोग क्या करते हैं, अपने छत में या फिर ओपन ग्राउंड में वो पानी छिड़कते हैं जब भी कभी गर्मी का महीना होता है। During summer we sweat more because during evaporation the sweat absorb heat from our body making the body cool। तो जब गर्मी का महीना होता है हम परस्पायर ज्यादा करते हैं, हम लोग स्वेटिंग ज्यादा होता है हमारे बॉडी से, क्योंकि जो स्वेटिंग होता है हमारे बॉडी से वो क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। स्वेटिंग करके हमारा हीट चले जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। एंड वेयरिंग कॉटन क्लॉथेस इन समर कीप्स अस कूल। तो जो हम कॉटन क्लॉथेस पहनते हैं ना समर में, तो वो हमको क्या करता है, कूल रखता है। एंड कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट। कॉटन क्या करता है, स्वेट मतलब क्या है, स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना, उसे एब्जॉर्ब करता है। व्हेन द स्वेट इवापोरेट्स इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी। तो जब भी स्वेटिंग क्या होता है मतलब पसीना इवापोरेट हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी को कूल करता है, हमारे बॉडी को ठंडक पहुंचाता है। तो इस तरीके से हम लोग कूलर में देखिए, यहाँ फिल्टर होता है तो यहाँ से हॉट एयर आएगा और यहाँ से फिर बाउंड होगा और जो कूल एयर होगा ना वो फिर सप्लाई होगा इस तरह से। तो इस तरीके से हम लोग उसे यूज करते हैं। तो वार्म एयर आता है, यहाँ पे वाटर होता है तो हम लोग यूज करते हैं ना, हम लोग कूलर में ग्रासेस जो यूज करते हैं घास, उसमें क्या करता है कि यहाँ से वार्म एयर आएगा अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या है, पानी है, तो पानी क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। अब यहाँ से जो यहाँ से हवाएं कूल हो जाएंगी, अब जब कूल हवाएं हैं तो फिर हमको फिर कूल हवाएं हमारे पास पहुंचेंगी और कूल हवाएं फिर सप्लाई होगा, हमको कूलर से कूल हवाएं मिलेंगी। इस तरीके से इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है, आप देख सकते हैं ये दिखाया गया। तो बच्चों आज हमने सेकंड पार्ट डिस्कस किया मैटर का, जिसमें हमने पढ़ा कि मैटर की प्रॉपर्टीज, स्टेट्स ऑफ मैटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, वो कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, विद वेराइंग एग्जांपल्स हमने देखा। हमने पढ़ा कि इवापोरेशन और उसका इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर उसका इफेक्ट क्या होता है, और इवापोरेशन कैसे मतलब कूलिंग कॉज करता है, मतलब कैसे ठंडक पहुंचाता है, उसके बारे में हमने देखा। तो ये सब डे टू डे फेनोमेना है जो कि हमारे डेली लाइफ में होती हैं, तो इसी को साइंस कहते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो आसपास जो भी अपने लाइफ में हो रहा है वो साइंस से ही रिलेटेड है। तो साइंस को पढ़ने में आपको मजा आना चाहिए, आप इंटरेस्ट दिखाना चाहिए साइंस के बारे में, मतलब कोई चीज नया सीखने को मिलता है उसमें। तो बच्चों आज हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का उसको हमने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।